हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी जीके सेंटर। दोस्तों, आज एसएससी जीडी का ये सेट नंबर 14 है। दोस्तों, एसएससी जीडी के साथ साथ एसएससी के सभी प्रीवियस एवं मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों को लेके आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर देखें। और दोस्तों, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा, ताकि एग्जाम में किसी तरह का क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? आपको बताना है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। दोस्तों, पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन वो कौन सा है जो केवल 4 वर्ष की थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है केवल 4 वर्ष की थी। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 4 वर्ष का रहा, क्योंकि 5वीं वर्ष 1978 से 1979 की वार्षिक योजना को पूर्ण करने के पश्चात जनता पार्टी की सरकार द्वारा इसे समाप्त घोषित कर दिया गया। दोस्तों, कौन सी पार्टी? तो जनता पार्टी के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसरो का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों, इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 ईस्वी को। दोस्तों, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी। दोस्तों, सत्याग्रह शब्द का निर्माण जो है गांधी जी ने किया था। आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? दोस्तों, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? आपको इनमें से बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 1966। 1 जुलाई 1966 को भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई है। आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, भारतीय वन सेवा की स्थापना 1 जुलाई 1966 को अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई है। दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों कौन से अधिनियम के तहत? तो दोस्तों, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अंतर्गत जो है कि इसका स्थापना की गई है। आपको याद रखना है। वन विभाग के पहले महानिदेशक हरि सिंह थे। दोस्तों, वन विभाग के पहले महानिदेशक कौन थे? तो आपको याद रखना है, हरि सिंह थे। अगला प्रश्न है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो दोस्तों, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो दोस्तों, प्रति मिनट 70 से 80 बार 70 से 80 बार धड़कन दर होती है दोस्तों वयस्क व्यक्ति का। आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि फीता कृमि होता है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, कौन सा कृमि फीता कृमि होता है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, टीनिया कृमि जो है ये फीता कृमि होता है। आपको याद रखना है, टीनिया एक फीता कृमि है, जिसे प्रणाली जगत में पाए जाने वाले परजीवी है। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, टीनिया एक परजीवी है। ठीक है, इससे टीनियासिस नामक रोग होता है। दोस्तों, इससे कौन सी नामक रोग होती है? तो टीनियासिस नामक रोग होती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? दोस्तों, इनमें से आपको बताना है
कि भारत के कौन सा राज्य है जो चाय का उत्पादक राज्य के लिए नहीं माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। दोस्तों, भारत में असम, केरल एवं पश्चिम बंगाल में चाय की खेती होती है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में चाय की खेती नहीं होती है। और दोस्तों, प्रथम स्थान पे अगर बात करें तो दोस्तों असम राज्य में चाय की खेती प्रथम स्थान पे होती है। आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दाब। दाब पर ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको याद रखना है, ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होती है जो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों प्रकार के माध्यम संचालित हो सकती है। दोस्तों, ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होती है जो कि ठोस, द्रव तथा गैस तीनों प्रकार के माध्यम में संचालित होते हैं। आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः होती है? तो दोस्तों, गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। आपको याद रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। दोस्तों, गीले गोबर के सड़ने से ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। आपको ये बात याद रखना है। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, इसका प्रयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाते हैं? तो दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट भी कहा जाता है। रसायनों का सम्राट सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। इसे कशिश का तेल भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कशिश का तेल या रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है। और इसका उपयोग स्टोरेज बैटरी, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण एवं विस्फोटक बनाने आदि में होता है। आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च प्रधान सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों, सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत के संविधान में बजट को वार्षिक वित्त स्टेटमेंट कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वार्षिक वित्त स्टेटमेंट भारत के संविधान में बजट को कहा जाता है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से प्रवेश कर जाते हैं? दोस्तों, किस रोग में रोगाणु खुले घाव से प्रवेश कर जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टिटनेस। दोस्तों, टिटनेस रोग में रोगाणु खुले घाव से प्रवेश कर जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों, टिटनेस रोग में रोगाणु खुले घाव से ऊपर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। दोस्तों, एग्जाम में इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टिटनेस से क्या प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। आपको याद रखना है। बच्चों को डीपीटी का टीका क्यों दिया जाता है? तो दोस्तों, डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस रोग प्रतिरक्षीकरण के लिए दिया जाता है। दोस्तों, डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस रोग से प्रतिरक्षीकरण के लिए दिए जाते हैं। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेटर के नाम पर नई खींची गई मकड़ी की प्रजाति का नाम रखा गया? दोस्तों,
मकड़ी की प्रजाति का नाम रखा गया किस क्रिकेटर खिलाड़ी के नाम पे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। तो दोस्तों पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिकार। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन दोस्तों शिकार था, आपको याद रखना है। वो शिकार पर ही निर्भर थे, उनका भोजन एवं मांस या कंदमूल हुआ करता था। दोस्तों वो शिकार करके ही अपना भोजन प्राप्त करता था, आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता के पूजा करते थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपति। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति के पूजा करते थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, आपको याद रखना है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। दोस्तों गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है, आपको याद रखना है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल पे गायत्री मंत्र का उल्लेख होता है। और दोस्तों इसकी रचना, गायत्री मंत्र का रचना विश्वामित्र ने की है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। दोस्तों इनमें से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रत्नावली। रत्नावली हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हर्षवर्धन के द्वारा कौन कौन से नाटक की रचना की थी। तो दोस्तों हर्षवर्धन ने 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद की रचना की थी। ये तीनों नाटक आपको याद रखना है दोस्तों, हर्षवर्धन के द्वारा रचना की थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। महानदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, आपको याद रखना है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है। दोस्तों महानदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से तथा ओडिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में से निकलती है और ओडिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों वैज्ञानिक नाम से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों होमो सेपियंस मनुष्य के वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों होमो सेपियंस। आगे दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैसे दोस्तों मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों राना ट्रिगिना जो है कि मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों रोजा साइनेंसिस जो है कि गुलाब का वैज्ञानिक नाम होता है। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें इस तरह की वीडियो की अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।